जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप दोस्तों का शुक्रिया कि इतनी गर्मी में धूप में आप यहाँ से खड़े होके जो नशरियात आवाम तक पहुँचाते हैं, वो उससे अदालती फ़ैसलों के बारे में, अदालत के अंदर क्या हो रहा है, कौन से मुकदमात हैं, उनके क्या फ़ैसले हो रहे हैं, उसके बारे में आवाम को पता चलता है। तो सबसे पहले आप दोस्तों का शुक्रिया कि मुश्किल हालात में आप यहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। दूसरी बात, जैसा कि आपको पता है कि 9 और 10 की दरमियानी रात को जब अभी अदम एतमाद का प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, उस टाइम ये नाम स्टॉप लिस्ट पे डाला गया। और वकील साहब ज़्यादा बताएंगे, बैरिस्टर साहब, इसके बाद। लेकिन जहाँ तक मेरी वजह है आने की, वो ये है कि मैं सिर्फ कानून की अमलदारी चाहता हूँ। मैं सिर्फ इस चीज़ को चैलेंज करना चाहता हूँ कि अगर मैंने कोई गलत काम किया है तो आप बिल्कुल ये काम करें, लेकिन अगर नहीं किया तो फिर इस तरीके के ओछे हथकंडों से आप अगर ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर या मेरी ज़ात की अगर आप स्पेसिफिकली बात करें, या शहजाद अकबर साहब की, कि आप हमें जो हम काम कर रहे हैं उससे रोक सकते हैं, तो ये नहीं। ना पहले कभी कोई रुका है। जो डिटरमेंट वर्कर होता है किसी भी पार्टी का, ना हमने रुकना है। मैं जितनी देर भी हुकूमत में रहा, इस बात की पूरी कोशिश की कि कभी किसी शख्स के बारे में अगर किसी ने मशवरा भी दिया कहीं पे इंतकामी कार्रवाई का, तो उस चीज़ को वहीं स्टॉप किया कि ये दुरुस्त तर्ज़ अमल नहीं है। आपने देखा कि 3.5 साल की हुकूमत में किसी एक शख्स के ऊपर कोई दरख्वास्त नहीं दी, किसी एक शख्स के ऊपर कोई इंक्वायरी मेरी ज़ात की वजह से बैठी, किसी एक शख्स के ऊपर कोई झूठी FIR करवाने की कोशिश नहीं की, बल्कि कोशिश की है कि बयानिए के साथ, हर पॉलिटिकल पार्टी का एक बयानिया होता है, बयानिए के साथ आवाम के सामने जाया जाए। बयानिए का अंदाज़ हर एक का अपना अपना, मेरा अपना है, दूसरे का अपना है। आपको मेरे बयानिए से प्रॉब्लम है तो वापस अपना बयानिया लेके आइए मेरे ख़िलाफ़। ये वाले हुज्जत करने ना करें कि अगर आप बात करने में मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, या मेरे सवालात का जवाब नहीं दे सकते, या मेरा जो कंटेंट है, जो मैं बात करता हूँ, उसकी आपको काट आती है, तो आप वापस बात कीजिए। बात नहीं करने आती तो कोई ऐसा बंदा अपने साथ रखिए जो बात कर सके, बजाय इसके कि आप मुझे चुप कराने के लिए, जो बातें आपको मेरी पसंद नहीं आती, मुझे चुप कराने के लिए आप इस तरह की हरासमेंट करें। आपको भी पता है कि मैंने यहाँ से नहीं भागना, और मुझे भी पता है, जिन्होंने नाम डलवाया उन्हें बड़ी अच्छी तरह से पता है कि ये सिर्फ एक पर्पज़ है। ये इस तरह के पर्पज़ इस्तेमाल किए जाते हैं आपको हरास करने के लिए, पैगाम देने के लिए कि अभी ये किया फिर और भी करेंगे। तो मेरी आपसे सिर्फ गुजारिश ये है कि अगर तो पैगाम देना है तो फिर खुल के दें, इस तरह के पैगाम ना दें, क्योंकि इन पैगामों का कोई फ़ायदा नहीं होना। उसकी वजह यह है कि आपको ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि जो डरपोक और करप्ट आदमी होता है वो इतनी खुल के तुर्श बातें नहीं करता। वो आपको देखते हैं टेलीविज़न पे, वो रले मिले हंस खेल के चले जाते हैं खा पी के। जो सहाफ़ी हो, सियासतदान हो, वकील हो, जो तगड़ी और तुर्श बातें करता है, 99% आपने देखा है कि वो ना अपनी लाइन से हटते हैं, ना वो कभी करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि उन्हें पहले से पता होता है उन्हें कीमत देनी पड़ेगी। दूसरी बात, मैं थोड़ी सी यहाँ से आज की जो सियासत है उस पर करूँगा, फिर बैरिस्टर साहब बात करेंगे। आज सियासत को जिस दोराहे पे लाया गया, 2 वोटों से ये पूरी जो एक साजिश बुनी गई गैर मुल्की, और इसमें क्या कुछ इन्वॉल्व नहीं हुआ। 2 वोटों के फ़र्क से इन्होंने एक ऐसे शख्स को लाकर यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बनाने की कोशिश की, जो शख्स खुद करप्शन में लुथड़ा हुआ है। 16 अरब रुपया उसके मुलाजमीन के अकाउंट से निकला है, सिर्फ 4 अरब मकसूद चपड़ासी के अकाउंट से निकला है। अब हमें अगला डर है कि कहीं गवर्नर स्टेट बैंक या जो फाइनेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान का अगला, वो कहीं मकसूद चपड़ासी को ना लगा दिया जाए। ये मुझे शदीद डर है। उसकी वजह यह है कि जिस मुस्तैदी से क्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को और उनके बेटे को जिस मुस्तैदी से अरबपति बनाया है, तो शायद ये सोचे कि अब मकसूद चपड़ासी पाकिस्तान के लिए भी यही करेगा। तो इसलिए पहली तो मुझे ये डर है। दूसरा, कल पता चला टेलीविज़न से कि इन्होंने ख़त लिखा है कि वो जो एक क्रिमिनल यहाँ से भाग के गए हुए हैं नवाज शरीफ साहब, उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू किया जाए।
एक तरफ हमारे जैसे लोग जिनके पास इनके पास अभी तक कोई ऐसा सबूत नहीं, आज भी बैरिस्टर साहब बताएंगे कि जब अदालत के अंदर पूछा गया तो कोई ऐसी बात नहीं थी। एक हमारे जैसे लोग उनको स्टॉप लिस्ट में डालते हैं, और जो अदालत से कन्विक्टेड हैं, सजा याफ्ता हैं, जेल से भागे हुए हैं, उन्हें डिप्लोमेटिक पासपोर्ट देते हैं। कुछ तो इस आइन की, इस कौम की इज्जत का ख्याल करें। चलें, और कुछ नहीं, कुछ हया ही कर लें, कुछ सोच लें। अगर आपने उसे लाना ही है, अब आपका हाथ पड़ता है, अब आपकी 7वीं 100 है, मीन 7 और 20 हो तो आपका 100 बनता है। अब तो आपने उसको लाना ही है तो आम पासपोर्ट पे ले आए। बेइज्जती क्यों करते हैं पाकिस्तान के आइन की, इखलाकियात की? क्या सोचता होगा वो मुल्क जिनको पता है कि ये एब्सकॉन्डर है, जिनको हुकूमत अदालतों के अहकामात भेज रही है कि ये शख्स भगौड़ा है, उसी मुल्क को अब आप भेजेंगे कि ये अब हमारा डिप्लोमेट है? तो कुछ खुदा का खौफ कर लें। अगर आपने ये सेरा लगाना है मियाँ साहब को, तो चलो इधर लगा लें, घर में बेइज्जती होगी कानून और आइन की। इंटरनेशनली क्यों बेइज्जत करते हैं पाकिस्तान को आप? दूसरी बात पता चली है कि परसों 80 बंदों की लेविश किस्म का डिनर किया गया प्राइम मिनिस्टर हाउस में, और कल 100 बंदों का लेविश डिनर किया गया। मैं इस जगह पर इमरान खान साहब से भी सवाल पूछता हूं कि आपने 3.5 साल तो चाय और 2 बिस्किट से आगे बात नहीं बढ़ने दी। बेचारा कोई सहाफ़ी भी मिलने आता था तो कई दफ़ा चाय और 2 बिस्किट भी नहीं मिलते थे, और सारे सहाफ़ी इसके गवाह हैं जो वहाँ गए हुए हैं, एतराज़ भी करते रहे वो। तो अब ये जो सरकार के खर्चे पर 100 की तादाद में लेविश डिनर किए जा रहे हैं, तो खान साहब ये आपने इतना पैसा इन चोरों के लिए बचाया था 3.5 साल, ताकि आके ये उसकी तबाही कर दें। चलें, आपको तबाही नहीं करनी चाहिए थी, किसी को दाल चावल ही खिला देते आप भी। ये सारा पैसा जो 3.5 साल में हर साल आप 50-50 करोड़ 60-60 करोड़ बचाते रहे बजट में से, वो सारा अब इन चोरों के हाथ चढ़ गया है। कहीं डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू होंगे, कहीं पर आप देखेंगे कि ये सारा काम होगा जो हो रहा है। कौम सब कुछ देख रही है। कौम को ना ये इम्पोर्टेड हुकूमत कबूल है, ना ही कौम को जिस तरीके से मुसल्लत किया गया वो कबूल है। और अब कौम को आदत पड़ गई है, पहले कौम को लगता था हुक्मरान ऐसे ही होते हैं, अब कौम को आदत पड़ गई है कि हुक्मरान ईमानदार हो तो एक एक पैसे की हिफाजत करता है। अब ये ज़्यादा देर आप इस तरीके से वलीमा पार्टियां नहीं कर सकते। ये जो कल आपने शहबाज शरीफ साहब की वलीमा पार्टी की है प्राइम मिनिस्टर हाउस में, ये ज़्यादा देर उन तोड़ियाँ वलीमा पार्टियां नहीं होनियाँ। उसकी वजह ये कि आज खान पेशावर से तहरीक का आगाज़ कर रहा है। आपके इंशाल्लाह सामने खान साहब रखेंगे कि किस तरीके से ये सारी साजिश बुनी गई और इनका आगे पाकिस्तान के लिए क्या मतवा नज़र है। आपको लगता है कि इस तरह के करप्ट लोग जिनकी सारी दौलत उनके पास पड़ी है, ये कभी उनके खिलाफ कोई बात कर सकते हैं? कल मतीउल्लाह जान साहब मुझे कह रहे थे कि आप अमेरिका मुर्दाबाद का नारा लगाएं, तो मैंने उनको जवाब दिया कि हम कोई भी पाकिस्तानी, हमारे मज़हब में ये तलकीन है कि हम किसी मुल्क के साथ नफरत नहीं करते, लेकिन अमेरिका की जो पॉलिसीज़ हैं पाकिस्तान के खिलाफ हम उन पर बिल्कुल तनकीद करते हैं, बबांगे दोहल करते हैं, बगैर डरे हुए करते हैं। लेकिन अमेरिका के अंदर अच्छे लोग भी हैं। अमेरिका में हमारे अपने पाकिस्तानी हैं ओवरसीज़ जो पाकिस्तान से इतना प्यार करते हैं, शायद यहाँ भी लोग उतना ना कर पाते हो क्योंकि वो मुल्क से दूर हैं, अपनों से दूर हैं। इसलिए इमरान खान साहब ने ये वाज़े किया था कि ना हम अमेरिका मुखालिफ हैं, ना हम यूरोपीय यूनियन मुखालिफ हैं, ना हम हिंदुस्तान मुखालिफ हैं। हम तो हर मुल्क का एहतराम करना चाहते हैं जब तक कि वो हमारा भी एहतराम करें, बराबरी का रिश्ता हो। हम हर मुल्क, किसी मुल्क की आवाम से नफरत नहीं करते, किसी मुल्क से नफरत नहीं करते। हाँ, अगर वो पाकिस्तान के ऊपर अपनी तसल्लत जमाएंगे और इसको गुलामी पे मजबूर करेंगे तो हम उनकी इस पॉलिसी को, गुलाम बनाने की पॉलिसी को मुर्दाबाद कहेंगे। हम ऐसी पॉलिसी को जिसमें वो पाकिस्तानी अवाम की जो ख्वाहिशात है उनका गला घूंट के अपने स्टूजेस, अपने गुलाम यहाँ बिठाएंगे ताकि वो पाकिस्तानी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को छोड़ के उनकी जो ख्वाहिशात है उसका तहफ़्फ़ुज़ करें, तो हम ऐसी हरकत का मुर्दाबाद कहेंगे। लेकिन हम किसी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं है, हम किसी इदारे की तौहीन करने के हक़ में नहीं है,
हम किसी अदालत की तौहीन करने के हक में नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ अवाम ये याद रखे कि किसी सूरत इस इम्पोर्टेड हुकूमत को कबूल नहीं करना। एहतजाज जारी रहेगा और इनका कोई भी विक्टिमाइज करने का जो तरीका है वो इमरान खान साहब के ऊपर किसी सूरत भी इनका कामयाब नहीं होगा। इन्होंने बहुत सारी कई तरीक़ों से ऐसी हरकतें की हैं जो बाद में आपसे शेयर करेंगे। खान साहब की सिक्योरिटी से बारे में हमने इंशाल्लाह अपने ताईं कोशिश करके खान साहब की सिक्योरिटी को बेहतर करने की कोशिश की है। उनको बिल्कुल सिक्योरिटी थ्रेट से जब दुनिया के अंदर किसी हुक्मरान ने अपनी कौम की इज़्ज़त के लिए, अपनी कौम की हुर्मत के लिए, अपनी खुददारी के लिए आवाज़ उठाई है तो पहले उसे लोटों के ज़रिए, ग़ुलामों के ज़रिए ख़रीद के निकाला गया है, फिर उसकी ज़िंदगी पे हमला किया गया है। तो मैं ये रिकॉर्ड पे रख रहा हूँ आपके तवज्जुह से कि अगली हरकत जो है वो इमरान खान साहब को नुकसान पहुँचाने की जाएगी। इसलिए हुकूमत वक्त को भी ये पता हो, लॉ इन्फोर्समेंट को भी ये पता होना चाहिए कि खान साहब की सिक्योरिटी का मुनासिब इंतज़ाम करना है। हम एज अ पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल इसकी कोशिश कर रहे हैं, करेंगे, और जो हमारे वसाइल हैं उसमें हम ये कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ मैं इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी किसी की बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान में भी सबक सिखाया गया जिसने पाकिस्तान के इंटरेस्ट की बात की। आपको याद है लियाकत अली खान साहब के साथ क्या हुआ, आपको याद है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ क्या हुआ, आपको याद है जनरल ज़िया उल हक के साथ क्या हुआ। तो आप ये याद रखें कि अगर आप ग़ुलाम बनेंगे तो आपको हुकूमत भी करने दी जाएगी, आपको ज़िंदा भी रहना दिया जाएगा। लेकिन अगर आप ललकारेंगे कौम की खुददारी के ऊपर, कौम की आज़ादी के ऊपर, तो आपसे हुकूमत भी छीनी जाएगी और आपसे ज़िंदगी छीनने की भी कोशिश की जाएगी। तो आप सबसे दुआ है कि आप सब ने रमज़ान में ये खुसूसी दुआ कर रही है कि अल्लाह की ज़ात खान साहब की ज़िंदगी की हिफाजत करे, अल्लाह की ज़ात आपके भी सब घर वालों की हिफाजत करे। मैं तो ये कहता हूँ जो अपोजिशन है उनकी भी अल्लाह ज़िंदगी की हिफाजत करे। हम ये चाहते हैं कि वो अपने जराइम की सज़ा भुगते, अपनी लूट मार की, लेकिन अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। तो आप सबसे मेरी ये गुजारिश है कि खान साहब की जो ज़िंदगी है उसके लिए ज़रूर दुआ करें, उनकी सेफ्टी के लिए ज़रूर दुआ करें। बैरिस्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं तो आपको थोड़ा सा अपडेट करूँगा अबाउट जो आज की प्रोसीडिंग्स थी। बेसिकली बुनियादी तौर पे जो हमारा ये केस है वो केस ये है कि हमारा एक वॉच लिस्ट पर नाम डाला गया जिसको PNIL भी कहते हैं। और इस लिस्ट का जो मकसद होता है वो ये होता है कि अगर कोई शख्स एंटी टेररिज्म के मुकदमात में, मर्डर के मुकदमात में या रेप के मुकदमात में मतलूब हो तो उसका नाम जो है आप इस लिस्ट में डालते हैं 30 दिन के लिए, और फिर आप एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट पर डाल के उसको रोका जा सकता है। मैं शहबाज गिल साहब को रिप्रेजेंट कर रहा था और हमने कल यही इस्तदा की कि पहली तो बात हमें ये बताई जाए कि किसके कहने पर डाला गया, क्योंकि 1:54 पर यह डाला गया है और उस वक्त कोई हुकूमत ना प्राइम मिनिस्टर थी ना कैबिनेट थी। और इस पर केस लॉ बड़ा क्लियर है, अदालतों की नज़ीरें बड़ी क्लियर हैं कि प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट की मशावरत से ये चीज़ होती है। एक सवाल हमारा ये था। दूसरा सवाल ये था कि आर्टिकल 15 के तहत राइट टू मूवमेंट जो है वो मेरे क्लाइंट यानी शहबाज गिल साहब का बुनियादी हक है, वो कहीं पर भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नज़ीरें मौजूद हैं जिसमें जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की भी जजमेंट है, जस्टिस अतर मनिल्ला साहब की भी जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जो ये कहती है कि आप इस राइट को इस किस्म की स्टॉप लिस्ट से, वॉच लिस्ट से रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। तो अगर रिस्ट्रिक्ट किया गया तो हमें कोई उसका जवाब दिया जाए। जो जवाब आज प्रोवाइड किया गया वो ये पहला तो ये कहा गया कि जी हम सॉरी आपका अभी ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, और जो कल जनाब ने ऑर्डर किया था नेम रिमूवल का वो अभी तक नहीं कर सके। और साथ साथ ये कहा गया कि इनके ऊपर 408, 420 के मुकदमात हैं, यानी कि अमानत में ख़यानत करने के, और साथ साथ दूसरी बात फ्रॉड करने की, जिसकी वजह से हम समझते थे कि अमन व अमान को बड़ा नुकसान है, लिहाजा हमने नाम डाला। जो फाजिल जज साहब हैं उन्होंने इसके ऊपर कहा कि ये आप अपना तमस्खर खुद उड़ा रहे हैं। डायरेक्टर FIA पंजाब साहब जो उधर थे मौजूद, फिर और अफसरान तो उन सबसे कहा कि आप स्टेट ऐसे मत करें किसी भी शहरी को। और उन्होंने कहा कि FIA का जो रोल पिछले 2-3 साल में रहा है मैं उससे शदीद परेशान था, जिसकी वजह से मैं बार बार इसका इजहार करता हूँ, और आज भी FIA वही मामला कर रही है। आप पीर तक आएँ और आके हमें बताएं, डेमोन्स्ट्रेबली का वर्ड इस्तेमाल किया कि बुनियादी तौर पर दिखाएँ कि वो कौन से मुहरक़ात थे या वो कौन से प्रॉब्लम्स थे जिनकी वजह से इन लोगों के नाम डाले गए। अगर वो लीगली सस्टेनेबल हैं उनको रखा जाए, लेकिन ऐसे अगर आप नाम डालेंगे तो ये पिक एंड चूज़ पॉलिसी है, लिहाजा मैं उसको रोकूँगा। और साथ साथ ये भी उनको डायरेक्शन दी कि आज ही शाम तक नाम निकाल कर इसकी जो रिपोर्ट है उसको सबमिट किया जाए और हमें इन्फॉर्म किया जाए और इंटीमेट किया जाए, और फर्दर हरासमेंट से भी रोक दिया गया है। मैं समझता हूँ ये क्लासिकल केस है जिसमें स्टेट की जो एक्सेस है वो सामने आ रही है, और इसके ऊपर ये बात तब कुछ सेंस बनाती है अगर इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स मौजूद ना होती।
ये चीज़ क्लियरली इलीगल है जिसको डिक्लेयर किया गया है, क्योंकि आर्टिकल 15 ये कहता है कि आपकी राइट टू मूवमेंट है सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ, और ये थ्रू लॉ नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है जो कि किसी भी तरह कानून की हैसियत नहीं अटेन कर सकता। तो लेट्स सी जी मंडे को क्या होता है, इंशाल्लाह वी विल ऑल प्रिपेयर्ड एंड गेट अप फॉर मंडे। थैंक यू। वो टाइम सामने आ गया है। 8 अपना 9 और 10 की दरमियानी रात जब अदम एतमाद चल रहा था, अभी उसकी कार्रवाई पूरी हतमी नहीं हुई थी, रात के 1-1:30 बजे उस टाइम ये नाम डाला गया। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि हमारी हुकूमत ने डाला है या इनकी हुकूमत ने डाला है, तो वो तो बड़ा क्लियर हो गया। अदालत में कोई जवाब भी नहीं दे सके। मुझे तो नहीं पता, इन्होंने कहा है। इंक्वायरी जो होती है उसमें आपको पूछा जाता है ना बुला के, क्या आपके बारे में ये, मुझे तो आज तक नहीं पता। और आज अदालत में भी कोई ऐसा जवाब नहीं दे सके जिसमें उन्होंने पूछा बार बार कि क्या है, कौन सा केस है, किस चीज़ पर डाला, तो कोई जवाब नहीं था। बहुत शुक्रिया।